हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। और जो बुक हमारी है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यूनिट सेकंड है हमारा, ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है रोजगार समृद्धि अनौपचारिक अन्य मुद्दे। ठीक है, इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हम पहले करवा चुके हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, जो क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इस पे आपको हमारे चैनल से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। साथ ही आप हमारे डिटेल नोट्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, जो eklavyastudypoint.com नाम से है। तो आपको यहाँ पर क्लास 12th की जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, ये सारी चीज जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई हैं। तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आज समझते हैं हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रोजगार क्या है, और उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में जो श्रम बल है वो किस तरह से कार्यरत है, भागीदारी दर में वृद्धि और परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, और कौन कौन सी समस्याएं हैं और इन समस्याओं के लिए कौन सी नीतियां बनाकर इन पर विचार किया गया है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि रोजगार रोजगार क्या होता है। तो रोजगार जो शब्द है उसका अर्थ होता है काम या नौकरी। यानी अगर हम रोजगार को समझे तो कह सकते हैं काम या नौकरी इसके दूसरे शब्द हैं, शब्दों में अगर यूज किया जाए तो। रोजगार एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि, यानी कोई भी एक आर्थिक गतिविधि करता है, चाहे वो व्यवसाय हो या किसी भी पैसे से जुड़ा होता है, और इसके बदले में उसे वेतन या अन्य प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। यानी अगर रोजगार की बात करें या फिर हम कहें काम या नौकरी, तो इसका मतलब है कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी एक ऐसी आर्थिक गतिविधि करता है जिसके बदले उसे क्या मिलता है, वेतन मिलता है या आय प्राप्त होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, रोजगार कहा जाता है। अब रोजगार में जो है, रोजगार जो करते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक जो होते हैं हर एक रोजगार क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो श्रमिक क्या होते हैं? श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो जीविका उपार्जन, यानी जो जीविकापर्जन होता है उसके लिए किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है। ठीक है, यानी नौकरी जैसे हमने देखा या हमने रोजगार देखा है, वो क्या होता है, वो काम होता है, और उस काम से क्या होती है, आय प्राप्त होती है। तो उस आय को करता कौन है, जो व्यक्ति करता है उसे क्या कहा जाता है, श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक अपनी उत्पादक गतिविधियों से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि की प्रक्रिया में योगदान देता है। यानी हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसके अंदर श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो हमारे देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ाते हैं, जिससे किसी देश की आर्थिक समृद्धि होती है। तो इनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं जिनको हम कहा जाता है कि भाई वो रोजगार में शामिल हैं? प्रबंधक हो सकता है, यानी किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है जो मैनेज करता है। श्रमिक हो गए जो काम करते हैं। डॉक्टर, नाई, प्रोफेसर, ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से इनको देखा जाए तो ये सारे जो एक तरह श्रमिक की कैटेगरी में ही आते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं कि काम करने के बदले वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, या खुद अपना काम करके आय सृजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से श्रमिक वो व्यक्ति होते हैं जो कोई भी आर्थिक गतिविधि करके उसके द्वारा आय को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। और वो क्या करते हैं, किसी एक देश की आर्थिक गतिविधि के द्वारा देश का सकल घरेलू उत्पादन को भी क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। भारत में श्रमिकों की संख्या अगर बात करी जाए कि भारत में जो श्रमिक व्यवस्था है वो किस तरह से, यानी भारत में जो है वो किस तरह से श्रमिक जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है, तो वर्ष 2017-18 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आका गया। यानी इतने लोग, इतने श्रमिक जो हैं वो भारत में काम कर रहे हैं, जिसमें 2/3 श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो श्रमिकों की ज्यादा आबादी कहां से आती है, वो आती है ग्रामीण क्षेत्रों से। देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कहीं अधिक होता है। क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें, ज्यादातर हमारी जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसलिए श्रम बल यानी काम करने वाले लोग भी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यानी अगर हम श्रम बल की बात करें या देश के अंदर श्रमिकों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो काम करने वाली हैं वो कौन है, वो पुरुष हैं, और महिलाएं जो उसकी अपेक्षा कम हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 हैं, तो शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार पाई जाती हैं। यानी अगर देखा जाए श्रम बल की दृष्टि से तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो महिलाएं क्या हैं, वो ज्यादा श्रम दे रही हैं इसकी अपेक्षा शहरी क्षेत्रों के। ठीक है, यानी ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं वो श्रम बल में ज्यादा योगदान देती हैं। अब समझते हैं श्रम बल क्या होता है। वे सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं और जो काम ना करते हुए भी काम की तलाश कर रहे हैं उन्हें श्रम बल कहा जाता है। ठीक है, यानी श्रम बल माना जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं और प्लस में जो काम करना चाहते हैं तो वो क्या है, एक तरह से श्रम बल का हिस्सा है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, श्रम बल कहा जाता है। ठीक है ना, यानी श्रम बल में अगर हम क्या करें, काम करने वाले व्यक्ति और प्लस काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध व्यक्तियों को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है हमारा, वो श्रम बल बनता है। श्रम बल की गणना के लिए कुल जनसंख्या में से घटाया जाता है, यानी किन लोगों को हम श्रम बल में शामिल नहीं करेंगे। तो श्रम बल में अयोग्य लोग जैसे बूढ़े या विकलांग व्यक्ति होते हैं, ये श्रम बल से अलग होते हैं, इनको नहीं रखा जाता इनके अंदर। ये लोग काम करने के इच्छुक ही नहीं हो, यानी जो काम करने के इच्छुक ही नहीं है तो उनको भी श्रम बल में नहीं रखा जाएगा। जो लोग काम के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी जो काम करना ही नहीं चाहते, उपलब्ध ही नहीं है काम के लिए, तो उनको भी श्रम बल में शामिल नहीं किया जाता है। श्रम बल की भागीदारी दर, यानी श्रम बल जो होता है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी दर कैसे निकाली जाती है। तो कुल जनसंख्या में श्रम बल के अनुपात को श्रम बल की भागीदारी दर कहा जाता है। यानी एक देश की जनसंख्या के अंदर श्रम बल कितना है और कितना जो है वो काम कर रहे हैं, उसकी उनकी भागीदारी दर कितनी है। यानी टोटल जो श्रम बल में से, यानी टोटल हमारे देश के अंदर जितना जनसंख्या है और उस जनसंख्या के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनके अनुपात को क्या कहा जाता है, उनके अनुपात को श्रम बल भागीदारी दर कहा जाता है या अनुपात कहा जाता है। तो श्रम बल भागीदारी दर कैसे निकाला जाएगा, यानी देश के अंदर, एक देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर कितने लोग काम करने वाले लोग हैं, यानी कितने लोग जो है वो श्रम बल में योगदान दे रहे हैं, तो उनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, कुल श्रम बल होता है उसके अपॉन में कुल जनसंख्या को रख के डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारी श्रम भागीदारी दर आ जाती है। यानी कितने प्रतिशत लोग जो हैं श्रम बल में अपना योगदान दे रहे हैं, इसका प्रतिशत इस तरह से निकाल लिया जाता है। अब समझते हैं कार्यबल, यानी श्रम बल से कार्यबल किस तरह से अलग है। तो कार्यबल का अर्थ है वे लोग जो वास्तव में काम कर रहे हैं, इसमें वे लोग शामिल नहीं होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। यानी श्रम बल में क्या देखा गया, श्रम बल में जो काम कर रहे हैं और प्लस जो काम करने के इच्छुक हैं उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, श्रम बल होता है। लेकिन वास्तव में जो होता है, क्या हर किसी को काम मिल रहा होता है, नहीं मिल रहा होता ना, तो इसीलिए कार्यबल जो ये बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो कार्यबल में किसको शामिल किया जाता है, श्रम बल में से काम ना करने वाले लेकिन काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो उससे हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि एक देश के अंदर कार्यबल कितना काम कर रहा है। इससे हम बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के अनुमान पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे हमें यह भी पता लग जाता है कितने लोग बेरोजगार हैं, यानी जो लोग काम करना चाहते हैं और उनके पास काम नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भी निकाल सकते हैं कि एक देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं। तो क्या करना पड़ेगा, श्रम बल में से माइनस कर देंगे कार्यबल, तो हमें पता लग जाएगा कितनी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक है ना, क्या होता है, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जिसका उपयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यानी श्रमिक जनसंख्या का अनुपात, यानी एक देश के अंदर कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो इनको कैसे निकाला जाता है, तो इनको वही है कि कितनी जनसंख्या, कितना जो लोग काम कर रहे हैं उनको जितनी हमारा कार्यबल होता है अपॉन में कितनी जनसंख्या है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमें पता लग जाता है कितने अनुपात में लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ठीक है ना, तो इसकी गणना कुल श्रमिकों की संख्या, यानी जितने हमारे यहाँ श्रमिक हैं और उस जनसंख्या से विभाजित करके तथा उससे 100 से गुणा करके की जाती है। यह वास्तव में काम करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को संदर्भित करती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। ठीक है ना, तो श्रमिक जनसंख्या का जो अनुपात होता है वह कैसे निकाला जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, कुल श्रमिकों की संख्या अपॉन में कुल जनसंख्या और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इससे हमारी श्रमिक जनसंख्या का अनुपात निकल कर आ जाता है।
अब समझते हैं कि भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या का अनुपात कितना है, यानी 2017 से अगर 18 की बात करी जाए तो भारत के अंदर जो कार्यरत लोग हैं यानी जो काम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो अगर देखा जाए, अगर हम देखें इसमें पुरुष और स्त्री को शामिल किया जाता है, तो अगर हम बात करें तो अगर संपूर्ण पूरी बात करें यानी पूरे देश के अंदर की बात करते हैं तो पुरुष जो हैं वो कार्यरत कितने हैं 52.1% है। वहीं महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो वो 16.5 है, ठीक है। और पूरा अगर 100 संपूर्ण को कैलकुलेट किया जाए तो कितना आ जाता है हमारा 34.7 आ जाता है। तो ये हमारी अगर संपूर्ण जनसंख्या का कार्यरत प्रतिशत देखा जाए तो। और वहीं अगर हम इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत लोगों की जनसंख्या को देखें, पुरुष और स्त्रियों की, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो कितना काम कर रही हैं, 50 पुरुष जो हैं वो 51.7% कार्यरत हैं। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम स्त्री और महिलाओं की बात करें तो वो कितनी कार्यरत है, 7.5% ही जो वो काम कर रही हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्रों में जो पुरुषों की कार्यरत जनसंख्या है वो 53.0 यानी ये ज्यादा दिखाई देती है। और यहाँ पर भी हमें महिलाओं की जनसंख्या है वो थोड़ी कम दिखाई देती है, यहाँ पर 14.2% देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर संपूर्ण यानी पूरा एक देश के अंदर 100% में बात करी जाए कि कितनी जनसंख्या जो है वो कार्यरत है तो 34% अगर हम देखें संपूर्ण जनसंख्या का, ठीक है ना। तो ग्रामीण जनसंख्या हमें कितनी देखने को मिलती है, 35.5% जो है वो स्त्री और पुरुष मिला के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो शहरी अनुपात की बात करें तो देखें 33.9% जो है वो शहरी अनुपात हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो कार्य संख्या जनसंख्या का अनुपात जो है वो कितना है, यानी कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और स्त्री पुरुष का जो है वो भागीदारी दर कितनी है, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर कुल कितनी जनसंख्या और किस तरह से कार्यरत है, ठीक है ना। अगर संपूर्ण की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं तो 34.7 जो हमारे यहाँ जो है वो कार्यकृत जनसंख्या देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो 30.5 है और वहीं शहरी क्षेत्रों में देखें तो 33.9 है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ जो कार्यरत जनसंख्या है। तो भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी, अब वही बात कर रहे थे कि भाई कौन से क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं या स्त्री और पुरुष का कितना उसमें अनुपात है। तो भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35% श्रमिक हैं। तो जैसा हमने डेटा में भी देखा कि 35% लोग जो है हमारे यहाँ श्रमिक का काम कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 34% है। यह भी हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में जो है 34% लोग काम कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात जो हमें कितना देखने को मिलता है, 35% देखने को मिलता है। तो यह हमारे यहाँ जो है वो कार्यरत जनसंख्या को दिखाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के रोजगार में अंतर, अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के रोजगार की बात करते हैं तो इसमें हमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो आय के अवसर कम होते हैं, इसलिए लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो भाई वहां पर क्या होता है, आय के अवसर बहुत कम होते हैं, यानी लोगों के पास आय का स्तर बहुत निम्न होता है, क्योंकि लोग ज्यादातर किस पे लगे होते हैं, कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, शुरू से ही काम के अवसर कम होने के कारण जहां भी उनको काम मिलता है वो लोग काम करने में लग जाते हैं। तो इसका शिक्षा वगैरह का भी जो अभाव होता है जिसकी वजह से ये लोग करते हैं। अधिकतर लोग स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं पढ़ाई, ठीक है ना। तो स्कूल और कॉलेज जा नहीं रहे हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, काम ऑप्शन बचता है, तो वो लोग काम करने लग जाते हैं। काम करना जरूरी होता है, इसलिए शिक्षा की कमी के बावजूद लोग रोजगार में शामिल हो जाते हैं। तो लोग वहां पर पढ़ाई से ज्यादा किसको तवज्जो देते हैं, वो ज्यादातर सोचते हैं भाई काम को, कि काम किया जाए। तो वो लोग काम के अवसर की तलाश में ज्यादा रहते हैं। शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो लोग ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर होते हैं। तो जो शिक्षित लोग होते हैं उनके पास जो होते हैं काम के अनेकों अवसर होते हैं। तो इसलिए ये लोग ज्यादातर किस पे ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद फिर कोशिश करते हैं ये लोग रोजगार की। लोग अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार काम ढूंढते हैं। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि ये लोग क्या करते हैं, अपनी शिक्षा के पर आधारित रोजगार को खोजने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी शिक्षा और योग्यता है उसका उस टाइप का रोजगार मिले तो हम रोजगार को अपनाएं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास अवसर कम होते हैं, तो उनको जो काम मिलता है उस काम को करने लग जाते हैं वो लोग। महिलाओं की स्थिति, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में केवल 15% महिलाएं काम करती हैं। अगर हम देखें, हमने देखा जैसा डेटा में भी देखा था, क्योंकि अधिकतर पुरुष अच्छा वेतन कमा लेते हैं। तो अच्छा एक काम कारण ये भी होता है कि घर के अंदर अगर अच्छा वेतन एक पुरुष को मिल रहा है तो वहां की महिलाएं जो होती हैं वो काम नहीं करती हैं और महिलाएं घर पर रहना पसंद करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% महिलाएं
काम करती हैं क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करती है। वहीं जो ग्रामीण स्तर होता है वहां पर गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा होती है, तो सिर्फ पुरुष के काम करने से जो होता है वो आर्थिक लाभ नहीं हो पाता, इसलिए महिलाओं को भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमें देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो कार्य क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। अब समझते हैं रोजगार। रोजगार क्या है? तो इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी और फिर से समझ लेते हैं थोड़ा एक बारी। एक ऐसी गतिविधि जो किसी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए साधन कमाने में सक्षम बनाती है। ठीक है, यानी ऐसी गतिविधि जिससे किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रोजगार मिलता है जिससे वो क्या करे, अपनी आर्थिक गतिविधि चला सके, यानी अपने जीवन यापन के लिए वो साधन कमा सके जिससे वो आय अर्जित कर सके, उसे क्या कहा जाता है, रोजगार कहा जाता है। तो भारत में जो रोजगार के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो रोजगार के अगर प्रकार देखे जाएं तो पहला जो होता है वो होता है स्वनियोजित। दूसरा जो होता है वो वहां काम करने वाले होते हैं वो होते हैं भाड़े के श्रमिक। और भाड़े के श्रमिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियमित कर्मचारी, ठीक है, और जो दूसरा होते हैं वो होते हैं आकस्मिक कर्मचारी। ठीक है, अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्वनियोजित रोजगार होता है और जो दूसरा होता है वो होता है भाड़े के श्रमिक। और ये भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं वो नियमित होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और एक होते हैं आकस्मिक कर्मचारी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम रोजगार को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से समझते हैं, आखिर ये रोजगार होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वनियोजित रोजगार, यानी स्वनियोजित जो रोजगार होता है वो क्या होता है। तो स्वनियोजित का मतलब होता है स्वयं रोजगार को उत्पन्न करना। ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई कर्मचारी अपनी जीविका चलाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करता है। ठीक है ना, यानी स्वनियोजित मतलब स्वयं संसाधनों का यूज करके खुद को रोजगार दे रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वनियोजित रोजगार कहा जाएगा। स्वरोजगार कहलाता है। भारत में लगभग 52% कार्यबल जो है इसी श्रेणी में आता है, यानी अगर हम कार्यबल की बात करें, यानी जो लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, वो स्वनियोजित रोजगार में 52% लोग हैं, यानी सबसे ज्यादा जो आबादी है वो स्वनियोजित रोजगार में लगी हुई है। तो स्वरोजगार या स्वनियोजित रोजगार पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि कार्यबल के हिस्से में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। स्वरोजगार के मामले में कोई व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी भूमि, या तो अपनी भूमि पे काम कर रहा होगा, या श्रम से काम कर रहा होगा, या पूंजी और उद्यमशीलता का उपयोग करके करता है। तो जो एक स्वरोजगार वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, वो अपनी भूमि को क्या करेगा, रेंट पे देके वहां से रोजगार उत्पन्न कर लेगा अपने लिए। ठीक है ना, श्रम करेगा तो उससे जो वेजेस वगैरह मिलेंगे उससे कर लेगा। पूंजी वगैरह जो होती है वो लगा के उससे जो भी फायदा वगैरह है वो कर सकता है पूंजी से अपना। और उद्यमशीलता जो होता है वो अपने उद्यम को लगा के और वहां से अपने लिए रोजगार जो है वो सृजित करता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि स्वरोजगार वो रोजगार होते हैं जो व्यक्ति खुद अपने आप से सृजित करता है और आय उत्पन्न करता है। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कह सकते हैं जैसे दुकानदार हो गया, व्यापारी हो गए या व्यवसायी हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना काम स्वयं करके आय का सृजन करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वनियोजित रोजगार कहा जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं भाड़े के श्रमिक। जैसा हमने देखा था, तो दूसरे प्रकार का जो रोजगार होता है वो भाड़े के श्रमिक कहा जाता है, यानी पैसा देके उनसे काम करवाया जाता है। तो यह वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति या श्रमिक कर्मचारी अपना श्रम बेचता है, यानी अपना काम खुद का, यानी खुद वो आपके लिए काम करेगा और उसके बदले में आपसे क्या लेगा, पैसे लेगा। अपना श्रम के बदले में पैसे या उसे मजदूरी प्राप्त करता है, तो वो क्या करेगा, आपके लिए काम करेगा और उसके बदले क्या लेगा, उस काम के लिए पैसा लेगा। इसमें नियोक्ता यानी जो काम देने वाला होता है वह व्यक्ति या संगठन होता है जो श्रमिकों से काम करवाता है। तो इसमें एक नियोक्ता होता है, वो क्या करेगा, नियोक्ता मतलब काम कराने वाला। तो काम कराने वाला व्यक्ति क्या करेगा, आपसे काम करवाएगा और बदले में आपके श्रम के आपको क्या देगा, वो पैसे देगा या मजदूरी देगा। तो भाड़े के श्रमिकों की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनकी विशेषताएं क्या, यानी जो भाड़े के श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, तो श्रमिकों के पास केवल अपना काम होता है, ना कि अन्य संसाधन जैसे जमीन, पैसे या कारोबार। तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने श्रमिक के पास केवल क्या होता है, अपना काम होता है, यानी वो काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, यानी जमीन, पैसे या कारोबार के लिए उनके पास संसाधन नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, किसी और के यहाँ पे काम कर लेते हैं।
यदि डॉक्टर अपने खुद के क्लिनिक पर काम करता है तो वह स्वरोजगार है, ठीक है ना। तो देखो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि दो तरह से नियोजित स्वनियोजित रोजगार भी हो सकता है, और एक जो होता है भाड़े के रूप में भी काम किया जा सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो खुद के क्लिनिक पे काम कर रहा है तो उसने क्या किया, स्वनियोजित रोजगार किया। वहीं अगर वो किसी अस्पताल में काम कर रहा है या किसी क्लिनिक में काम कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, उसके बदले में उसको मिलता है उसका उस नौकरी के वो नौकरी कर रहा है क्योंकि, तो नौकरी के बदले उनको क्या मिलती है, आय मिलती है। तो इसलिए वो क्या होगा, वो एक तरह से कहा जाता है वो भाड़े के श्रमिक हैं, यानी भाड़े पे काम कर रहे हैं। वह किसी अस्पताल में काम करता है तो वह मजदूरी ही रोजगार है, ठीक है ना। तो वो अगर वो किसी वहां पे काम कर रहा है, किसी अस्पताल में काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगी, मजदूरी या वेजिस वगैरह मिलते हैं। तो भाड़े के श्रमिक जो वो होते हैं जो क्या करते हैं, अपने संसाधनों का यूज नहीं करते, बस अपने श्रम का यूज करके आय को सृजित करते हैं। तो भाड़े के श्रमिकों के प्रकार तो हमने देखा था, भाड़े के जो श्रमिक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, नियमित कर्मचारी, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को भाड़े के श्रमिक के रूप में काम दे रहा है तो वो भी दो प्रकार से देता है। एक तो देता है नियमित कर्मचारी होता है, ठीक है। तो नियमित कर्मचारी क्या होते हैं, ये लोग स्थायी काम करते हैं, जो नियमित वेतन, बोनस और अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे सरकारी या प्राइवेट कंपनी में स्थायी नौकरी करने वाले व्यक्ति, ठीक है। तो नियमित कर्मचारी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कंपनी खोल रखी है या सरकार के अंडर वो काम कर रहे हैं तो उनका क्या होता है, एक नियमित उनकी जो नौकरी होती है वो फिक्स होती है, यानी कि उनको नौकरी तब तक मिलेगी जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, ठीक है। तो फिक्स होती है और इसके बदले में उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें नियमित वेतन मिलता है, यानी उनको मासिक वेतन दिया जाता है। मासिक वेतन के साथ उन्हें बोनस दिया जाता है साल में, और बहुत सारे लाभ होते हैं, मेडिकल लीव दी जाती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्सपेंशन जो होता है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उठा के उन लोगों को देती है। तो बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं उनके लिए। तो वो क्या होते हैं, वो नियमित कर्मचारी होते हैं, क्योंकि ठीक है, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे वो निजी संस्थान हो, तो गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं उनमें वो लोग काम करते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, ये नियमित होते हैं, इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए पूरे प्रोसीजर होते हैं कैसे हटाया जाएगा। वहीं दूसरे प्रकार के जो होते हैं भाड़े के कर्मचारी, वो होते हैं आकस्मिक कर्मचारी। आकस्मिक मतलब होता है कि उनको कभी कभी यानी काम दिया जाता है, हमेशा के लिए उनको नहीं रखा जाता है। ये लोग अस्थायी या कभी कभार काम करते हैं और नियमित वेतन या लाभ नहीं मिलता, यानी ये लोग जितना काम करेंगे, जितने दिन का इनको काम दिया जाता है उतना ही उनको वेतन दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनको आकस्मिक कर्मचारी कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए अगर देखें तो निर्माण स्थल पर काम करने वाला या किसी विशेष परियोजना पर अस्थायी कर्मचारी, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हम देख सकते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो घर बनाने वाले मजदूर हो गए, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इनको क्या दिया जाता है, एक निश्चित टाइम पे जब तक मतलब काम चलता है तब तक इनको काम दिया जाता है और उसके बाद इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इनके लिए वो प्रावधान नहीं होते जो सरकारी या प्राइवेट कंपनियां जो स्थायी नौकरी देती है, तो वाले प्रावधान इनको नहीं दिए जाते। तो इनकी थोड़ी स्थिति जो होती है वो खराब होती है। रोजगार का वितरण, तो भारत के अंदर देखा जाए तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो रोजगार है वो दो प्रकार के हैं। एक तो स्वनिर्जित रोजगार यानी खुद रोजगार उत्पन्न किया जाता है, और दूसरा रोजगार है वो भाड़े के श्रमिक यानी श्रमिकों के रूप में लोगों से काम करवाया जाता है, ठीक है। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और एक जो होते हैं अनियमित होते हैं। तो भारत में इनकी भागीदारी दर कितनी है, यानी कितने लोग जो हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम स्वयं कार्यरत यानी जो हमारे स्वनियोजित कार्यरत यानी जो अपना काम खुद कर रहे हैं, अगर पुरुष श्रमिकों को देखा जाए तो उनको उनका जो प्रतिशत हमारे यहाँ 52% है, यानी 52% लोग किस में लगे हुए हैं, 52% लोग जो हैं वो स्वनियोजित रोजगार यानी अपने काम को खुद कर रहे हैं वो, ठीक है ना, किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपने लिए रोजगार सृजित कर रखे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम देखते हैं नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो अगर हम नियमित वेतनभोगी की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलते हैं वो 24% है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनका भाई नियमित काम है, जो हमने देखा था नियमित काम का मतलब होता है किसी कंपनी या संगठन में ये लोग काम कर रहे होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो इनका अगर हम देखा जाए तो 24% भारत के अंदर इनकी भागीदारी यानी इतने लोग काम कर रहे हैं। वहीं हम आकस्मिक या पारिश्रमिक कर्मचारी की बात करें, यानी जो जिनको कभी कभार काम मिलता है, तो वो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं 24% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये अगर हम पुरुष श्रमिकों की बात करते हैं तो। वहीं महिला श्रमिकों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि 52% जो है यहाँ पर भी महिलाएं जो हैं वो स्वयं कार्यरत हैं। वहीं अगर हम देखें नियमित वेतनभोगी जो हैं महिलाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है 21%, और वहीं हमें जो आकस्मिक कर्म देखने को मिलता है वो 27% देखने को मिलता है, ठीक है। तो 52% स्वरोजगार में लगे हुए हैं, महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इनको जो है हमारे यहाँ उच्च स्तर के जो है रोजगार के अवसर भी नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर लोग स्वयं नियोजित काम में ही लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है अगर हम देखें तो किस तरह से लोग जो है हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं और कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो
इन्वॉल्व कितनी जनसंख्या है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो कार्यबल किस तरह से काम कर रहा है। क्षेत्र अनुसार रोजगार वितरण, अब देखते हैं किस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था हमारे यहाँ जो काम करने वाले होते हैं, जो शहरी श्रमिक होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और ग्रामीण श्रमिक हैं वो किस तरह से रोजगार में काम कर रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम शहरी श्रमिकों की बात करें तो शहरी श्रमिक में जो है जो आकस्मिक कर्मचारी हैं, ठीक है ना, जो जिनको क्या मिल रहा है, कभी कभार जो काम मिल रहा है, आकस्मिक कर्मचारी हैं, तो उनकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो हमारे पास कितनी है, 15%। तो 50% जो है श्रमिक, जो शहरी श्रमिक है 15%, वो कहाँ लगे हुए हैं, वो आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम देखें 38% जो लोग हैं वो क्या है, स्वयं कार्यरत हैं, यानी यहाँ पे भी हमें क्या देखना, जो शहरी कर्मचारी हैं उनकी भी जो जनसंख्या है वो ज्यादा देखने को मिलती है किसमें, स्वकार्यरत, यानी अपना काम जो है वो स्वयं करते हुए दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारे नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनको नियमित काम मिलता है, उनकी जनसंख्या जो है 47% है, कहां पर, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। तो इनके जो कार्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से कौन से क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में कौन कौन से जो कार्य क्षेत्र है उसमें लोग लगे हुए हैं, ठीक है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण श्रमिक जो होते हैं उनकी स्थिति हमें थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है। तो अगर हम यहां पर देखें तो 58% जो हैं, ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो स्वयं, यानी जो 58% लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, स्वयं कार्य में लगे हुए हैं, यानी अपना काम खुद कर रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है कि ग्रामीण स्तर पे लोग खेती में ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से इनका जो स्वयं नियोजित काम है वो ज्यादा हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। वहीं 29% जो हैं वो हमें कहाँ, वो क्या दिखाई देते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं आकस्मिक परिश्रम कर्मचारी, ठीक है, जिनको कभी कभार जो होता है वो काम मिलता है किसी चीज के चलते, ठीक है ना। फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नियमित वेतनभोगी जो हैं, यानी नियमित वेतनभोगी जो हमें देखने को मिलते हैं 30%, यानी यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमें उस तरह के संगठन, उस तरह की कंपनियां या सरकारी क्षेत्रों में भी जो है वो काम करने वाले जो हैं वो कम दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ का जो प्रतिशत है, जो नियमित वेतनभोगी हैं, यहाँ पे जो उनकी जनसंख्या जो है वो कम प्रतिशत में दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शहरी श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक जो है वो किस तरह से तीनों क्षेत्रों में जुटे हुए हैं काम करने में, चाहे वो स्वनियोजित हो, आकस्मिक हो या नियमित कर्मचारी जो हो, ठीक है। आगे समझते हैं उद्योग में कार्यबल का वितरण 2017-18 का ये डाटा है हमारा 15%। तो अब देखते हैं जो औद्योगिक वर्ग है, यानी जो काम करने वाले हैं, यानी जो हमारे पास काम के 3 वर्ग होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो 3 तरह के क्षेत्र हैं जिसमें लोग जो है कार्यबल जो है वो काम करता है। तो इन क्षेत्रों में देखें, इन क्षेत्रकों में देखें लोग कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निवास के स्थान पे कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 59.8, ठीक है ना। मेन इसीलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं। शहरी क्षेत्र में देखो, कृषि क्षेत्र में हम देखें प्राथमिक क्षेत्र में 6.6% है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो है वो बहुत नाम मात्र के लिए कृषि जो हमें देखने को मिलती है। वहीं द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण में जो है 20.4%, यानी 20.4% लोग जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो छोटे मोटे काम जो होते हैं, विनिर्माण के काम में जो लगते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 20% देखने को मिलता है। लेकिन वहीं शहरी क्षेत्रों में 34.3% लोग हैं जो क्या है द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण का काम जो होता है काफी अच्छा होता है, ठीक है। वही हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो तृतीय क्षेत्र जो है अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो 19.8% ही काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस तरह के जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है, उस तरह की सेवाएं जो हैं वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप में। वहीं अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो 59.1% जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, वो तृतीय क्षेत्रों में लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों के काम चलते रहते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर हमें शहरी क्षेत्रों में जो है वो तृतीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा प्रभावी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से निवास स्थान के आधार पर जो औद्योगिक यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जनसंख्या किस अनुपात में काम कर रही है। अब बात करते हैं लिंग के आधार पर कि किस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी कितनी है। तो पुरुष और महिला का अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, 40.17% पुरुष जो है वो कहाँ लगे हुए हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। वहीं महिलाएं जो हमें देखने को मिलती है 57.1%, ठीक है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें महिलाओं की जनसंख्या भी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है
शहरी क्षेत्रों के अलावा प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हुए। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरे क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर हमें महिलाओं की संख्या जो है वो थोड़ी कम दिखाई देती है, अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देती है, सॉरी, अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पे जो होता है वो विनिर्माण का काम या हथकरघा काम जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी महिलाओं की, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी महिलाओं की संख्या जो है वो दूसरे क्षेत्र में भी हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। यहाँ तो हमें पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देती है द्वितीय क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण का काम ज़्यादा है, लेकिन महिलाओं की संख्या यहाँ पर क्या होती है, कम दिखाई देती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं विनिर्माण या फैक्ट्री और इन सब कामों में जो थोड़ी कम लगे हुए होते हैं। वहीं पर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर हमें पुरुषों का प्रतिशत ज्यादा दिखाई देता है, 32.8% लोग जो हैं वो तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो पुरुष हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, वहीं हम देखें तृतीय क्षेत्र में भी अच्छी खासी आबादी जो है काम कर रही है। वहीं दूसरे क्षेत्र में देखें तो यहां पर थोड़ा हमें कम दिखाई देता है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में हमें ज्यादा काम करते हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत ज्यादा है, इस वजह से। वहीं हम देखें द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 17.7% जो है वो महिलाएं हमें काम करते दिखाई देती है, यानी दूसरे क्षेत्र में इनकी भागीदारी कम है। वहीं समय के साथ बढ़ रहा है, जैसे समय बदल रहा है वैसे 25.2%, यानी तृतीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भी जो हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इनको पूरा कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कुल, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो 44.6% लोग हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में, और दूसरे क्षेत्र में देखें तो 24.4% दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहीं तृतीय क्षेत्र में देखें तो 31.0 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है, अगर हम सेक्टर वाइज देखें या औद्योगिक वर्ग के आधार पर देखें कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है किस आधार पर कितना जो है उनका पार्टिसिपेशन है अलग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और पुरुष और महिलाओं की क्या भूमिका है, तो इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रोजगार की वृद्धि और बदलती संरचना, यानी जैसे जैसे अब क्या है, पहले रोजगार जो था वो प्राथमिक क्षेत्र तक सीमित था, उसके बाद धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र आया, उसके बाद तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो रोजगार की वृद्धि है वो समय के साथ साथ क्या हो रही है, वो बदल रही है, तो उसकी संरचना में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी के साथ अगर हम जोड़कर देखें रोजगार को, तो हम समझते हैं 50 वर्षों के नियोजित विकास का उद्देश्य हमेशा राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विस्तार करना रहा है। यानी देखो, अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ने का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद बढ़ेगा तो उत्पाद को बढ़ाने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी और लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, वैसे वैसे रोजगार का सृजन भी वो ज्यादा होता रहेगा। अगर 1950 से 2010 के दौरान की बात करें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद सकारात्मक रूप से बढ़ा और रोजगार वृद्धि से अधिक था। ठीक है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था, हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि जो थी वो धीरे धीरे बढ़ी। जीडीपी की वृद्धि में हमेशा उतार चढ़ाव रहा है, यानी हमारे यहाँ देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो हमेशा कभी घटता रहा है, कभी बढ़ता रहा है। अगर आज़ादी के बाद देखें तो एक समय था बढ़ा, और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे देश के अंदर जिससे घटा, और 1990 के दशक तक आते आते तो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद हमें नई आर्थिक नीति भी लानी पड़ी थी। तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी जो देखने को मिलते हैं हमेशा उतार और चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन रोजगार 2% से अधिक दर से कभी नहीं बढ़ा। यानी हमारी जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता रहा है, लेकिन इन सबको भी देखा जाए तो अगर हम देखें कि हमारी जो रोजगार की वृद्धि दर है वो कभी भी 2% से अधिक नहीं रह पाई। ठीक है ना, तो ये एक समस्या रही हमारे देश में रोजगार के सृजन में। तो हालांकि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में रोजगार वृद्धि में गिरावट शुरू हो गई थी और यह उस विकास के स्तर पर पहुंच गई थी जो भारत में योजना के शुरुआती चरणों में थी। यानी 1990 के दशक की बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी थी कि ये समझ ली कि जहां से हमने 1950 में शुरुआत करी थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस स्तर तक गिर चुकी थी। तो वहां से हमें क्या करना पड़ा, अपने आर्थिक स्तर को फिर से, यानी अपने जीडीपी को जो है वो फिर से बढ़ाना पड़ा। तो इस समय भी हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं और लोगों को बहुत सारी बेरोजगारी का भी जो है वो सामना करना पड़ा था। तो इससे क्या स्थिति देखने को मिलती है, जब हमारी जीडीपी जो है वो तो बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन हमारी जो रोजगार दर है वो बढ़ती नजर नहीं आती। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो इससे हमें देखने को मिलता है रोजगार विहीन समृद्धि, यानी जॉबलेस ग्रोथ। यानी हमारी अर्थव्यवस्था तो विकसित हो रही है लेकिन हमारे यहाँ रोजगार सृजन नहीं हो पा रहे हैं, यानी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, यानी कि जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक अंतर देखने को मिलता है।
इस प्रवृत्ति को हमने रोजगार विहीन समृद्धि कहा है, यानी रोजगार नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, समृद्धि कर रहे हैं। हमारा देश जो है वो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, 5वें नंबर तक आ चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आज भी गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा है। रोजगार विहीन समृद्धि एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब अर्थव्यवस्था रोजगार के अवसरों में अनुपातिक वृद्धि के बिना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होती है। यानी हमारे यहाँ क्या है, उत्पादन, यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर ही नहीं बढ़ रहे हैं। यानी हमारे यहाँ संसाधन तो बढ़ रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी स्थिति है जब रोजगार के अवसरों में संगत विस्तार के बिना अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में समग्र त्वरण, यानी तेजी से बढ़ती है। यानी हमें तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ती हुई दिखाई देती है लेकिन हमें रोजगार नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। रोजगार तथा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि 1951 से 2012 की हम वृद्धि दर देखते हैं। इस आंकड़े में आपको दिखेगा कि किस तरह से जो हमारी जीडीपी है, ठीक है ना, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये हमारी जीडीपी देखिए, ठीक है, कैसे बढ़ रही है हमारी जीडीपी में, देख रहे हैं उतार चढ़ाव आ रहा है, फिर ठहराव आ रहा है, फिर गिर रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारी जीडीपी है। तो अगर हम जीडीपी को देखें तो हमारी जीडीपी जो है वो निरंतर उतार और चढ़ाव में रही है लेकिन बढ़ती रही है, यानी हमारी जीडीपी हमेशा हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार देखिए हमारा, ठीक है ना, रोजगार बढ़ता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है ना, फिर उसमें गिरावट आती है, फिर बढ़ता है, फिर गिरावट आती है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर बढ़ता है। यानी एक ऐसा टाइम पीरियड हमें एक जगह देखने को मिलता है जहां हमारी वृद्धि जो है वो 2% थी। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हम अगर एक एवरेज लगाएं तो हमारी जो जीडीपी तो बढ़ी है लेकिन जो हमारा रोजगार है वो 2% की वृद्धि दर को भी नहीं छू पाया है। यानी इन दोनों के बीच हमें एक क्लियर गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा एक गैप है, यानी ये दोनों कभी एक दूसरे को टच ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो गैप है यही क्या दिखाता है हमें, रोजगार विहीन समृद्धि। यानी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं भारत में श्रम बल का अनियतीकरण, यानी हमारे यहाँ जो है श्रम बल है उसके लिए कोई नीति ही नहीं बनाई जाती है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके। भारत का कृषि प्रधान देश, अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो भारत जो एक कृषि प्रधान देश है जैसा हम जानते ही हैं, और अधिकांश जनसंख्या हमारी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और कृषि पर ही ज्यादातर निर्भरता है इनकी, हमने देखा बहुत सारी चीजों में। लेकिन भारत जैसे देशों की कोशिश है कि कृषि पर निर्भरता, जनसंख्या का अनुपात कम हो, लेकिन भारत और भारत की सरकार तो यही चाहेगी ना भाई कृषि पर निर्भरता कम हो, क्योंकि कृषि जो होती है उतना उत्पादन नहीं दे पाती, उतना लोगों को रोजगार नहीं दे पाती कि वो अपनी आर्थिक समृद्धि को हासिल कर सकें। इसलिए 1972-73 में 74% जो श्रम बल है वो कृषि में देखा गया। वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% हो गया है। यानी अब धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र से दूसरे और तीसरे क्षेत्र में जो है वो ज्यादा काम करने के लिए प्रेफर कर रहे हैं। तो दूसरे अगर हम देखें औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें हिस्सेदारी जो 11% से बढ़कर हमें देखने को मिलती है 24% हो गई है। वहीं हम सेवा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें 15% से बढ़कर 27% हो गई है। यानी अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र से दूसरे या तीसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं अपने श्रम बल के लिए। ठीक है, तो और भी अच्छी नीति अपनाकर इनको और ज्यादा प्रोत्साहित देकर और ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये सरकार है, अगर अच्छे से क्या किया जाए, नियतिकरण किया जाए। ठीक है ना, तो जो नीति है वो बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। रोजगार की स्थिति 1972 से 2018 के लोग अब स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार की बजाय अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले लोग जो था वो जो लोग थे वो स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार की बजाय, यानी पहले वो क्या करते थे भाई कि वेतन और जो स्वरोजगार था उसकी तरफ जाते थे। लेकिन अब लोग जो ज्यादातर देखते हैं कि अनियत श्रम, यानी जहां पर जो है कि जहां पर उनको काम कम मिल रहा है, ठीक है, अनियमित है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी समस्याएं हैं और गरीबी है। इसके प्रमुख कारण क्या है, क्यों जो लोग हैं वो स्वरोजगार से हटकर अनियत श्रम की तरफ जा रहे हैं, यानी उनको क्या चाहिए, ना तो वेतन वाला रोजगार मिल पा रहा है और ना वो स्वरोजगार में टिक पा रहे हैं। तो लोग ज्यादातर किस में काम कर रहे हैं, अनियमित श्रम की तरफ भाग रहे हैं, यानी उस जगह जहां पर उनको काम जो है वो कम मिल पाता है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है,
तो नियमित रोजगार के अवसर की कमी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई कहीं भी अब नियमित रोजगार रह ही नहीं गया है, हर किसी को नियमित रोजगार मिलता ही नहीं है। तो वो लोग क्या ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहां से कम उनका गुजारा बसर तो चल सके, तो इसलिए वो लोग क्या होते हैं, अनियमित जो काम होते हैं वहां पर जाना प्रेफर करते हैं। अच्छी शिक्षा का अभाव है, तो हमारे यहाँ जो है शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है कि उनकी शिक्षा के आधार पर उनको अच्छी नौकरी मिल सके, ये भी एक समस्या है। कौशल युक्त शिक्षा, हमारे यहाँ जो है कौशल युक्त शिक्षा का भी अभाव है, यानी लोगों के पास स्किल नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं होती कि वो किस तरह से आगे चलकर अगर उनको रोजगार ना मिले तो वो स्वनिर्जित रोजगार बना सके। तो ये भी एक समस्या है जिस वजह से लोग जो है वो रोजगार जो है पाने में जो होता है वो विफल हो रहे हैं। तो ये समस्याएं हमारे देश की प्रमुख। तो रोजगार पद्धति की प्रवृत्तियां अगर देखें क्षेत्र वाइज, अगर हम देखें तो अगर देखिए 1972-73, 1983, 1983 से 94 और 2011 से 12 और 2017 से 18, तो ये हमें जो स्थिति दे रखी है कि भाई कैसे जो है कौन से क्षेत्र में कैसे जो कर्मचारी वो कैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं रोजगार, तो प्राथमिक क्षेत्र जो रोजगार कितना देता है, 74.3% रोजगार देता है, ठीक है। वहीं हम देखें द्वितीय क्षेत्र कितना देता है, 10.9%। वहीं सेवा क्षेत्र में कितना देता है, 14.8%। ये हम बात कर रहे हैं 72-73, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र आपको घटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। वहीं हम देखेंगे जो द्वितीय क्षेत्र है वो क्या दिखेगा हमें, वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बढ़ें तो सबसे तेजी से जो विकास किया है वो किसने किया है, तृतीय क्षेत्र में। यानी हमारे यहाँ जो रोजगार की पद्धति है वो दिन पर दिन क्या हो रही है, वो बदल रही है, यानी उसमें क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। लोग जो हैं वो दूसरे और तीसरे क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें एक स्थिति देखने को मिलती है। क्यों, इसका कारण वही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र है, वहां पे रोजगार के अवसर नहीं है और कृषि उतना रोजगार नहीं दे सकती कि लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो ये एक बड़ी समस्या है उनके लिए। स्वनिर्जित रोजगार की बात करते हैं तो स्वनिर्जित रोजगार हमारे यहाँ देखा जाए 1972 और 73 में जो स्थिति थी उस टाइम 61% जो थे वो स्वनिर्जित रोजगार में लोग लगे हुए थे। उसके बाद हम देखें 1983 में 57.3%, यानी इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे स्वनिर्जित जो रोजगार है उसमें भी क्या हमें गिरावट देखने को मिलती है। वहीं नियमित वेतनभोगी कर्मचारी अगर हम देखें तो 50.4%, इसमें भी देखिए आप कमी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे बदलाव किए थे, तो उस बदलाव के बाद हमें इसमें देखने को मिला, जब नई आर्थिक नीतियां आई तो उसके तहत बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि जो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी थे उनकी संख्या में क्या हुआ, थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वहीं हम दिहाड़ी मजदूरों की बात करते हैं तो इनका प्रतिशत देखिए, इनका प्रतिशत जो है वो दिन पर दिन बढ़ा है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी, कुछ नीतियां बनी जिनसे इनमें भी थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस क्षेत्र में जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इनके लिए काफी अच्छे काम चला रही है। तो ये हमारा अगर हम देखें तो रोजगार की पद्धति में किस तरह से परिवर्तन आया, यानी साल दर साल किस तरह से प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और साथ ही स्वनिर्जित, नियमित और अनियमित दिहाड़ी मजदूरों की जो संख्या है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर काम पर किस तरह से शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना, ये देखने को हमें मिलता है, ये बदलाव है। भारतीय कार्यबल का अनौपचारीकरण, ठीक है, यानी अगर हम भारतीय कार्यबल की बात करें तो अनौपचारीकरण हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं भाई, क्योंकि अपने कार्य से वो क्यों अनौपचारिक यानी बदल क्यों लेते हैं, क्यों अनौपचारीकरण कर लेते हैं। देखिए 55 वर्षों के विकास के बावजूद भारतीय कामकाजी लोगों का एक बड़ा हिस्सा आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो आज भी लोग क्या है, आजीविका के लिए किस पर निर्भर है, हमने देखा भाई 50% लोग आज भी देखने को मिल रहा है वो कृषि क्षेत्र पर है निर्भर। हाल के वर्षों में रोजगार की गुणवत्ता कमी आई है, बहुत से श्रमिकों को 10 से 20 साल काम करने के बावजूद मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेजुइटी और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे यहाँ देखें तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अनियमित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अनियमित क्षेत्रों में ये सारी चीजें मिलना भी जो है वो बहुत समस्या की बात है, ठीक है। ये सब चीजें वहां मिल नहीं पाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में समान काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर हम स्कूल का कंपेयर कर लें या कहीं और कंपेयर करें और भी सरकारी संगठनों की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है। वहीं हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उन्हें अनियमितता रहती है और साथ में उन्हें वेतन भी कम मिलता है, ठीक है। काम भी वो ज्यादा करते हैं लेकिन उनको वेतन भी कम मिलता है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, काफी समस्या है इनमें भी। भारत में रोजगार संरचना का अध्ययन 2 प्रकार के क्षेत्रों के संबंध में किया जा सकता है। तो अब हमारे यहाँ जो रोजगार है वो किस तरह के रोजगार हैं,
ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो रोजगार है, अगर अध्ययन करें तो दो प्रकार के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पहले जो हमारे यहाँ क्षेत्र हैं औपचारिक या संगठित क्षेत्र, यानी जो लोग काम करते हैं या तो औपचारिक या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ काम के दो ये उपलब्ध हैं, इन या तो बंदा यहाँ काम करेगा या तो यहाँ काम करेगा। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है और क्या समस्याएं हैं, इनको समझते हैं। तो औपचारिक या संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। तो औपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं? वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं औपचारिक या संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। यानी यहां पर 10 व्यक्ति से ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं अगर किसी जगह पर, तो वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक। ठीक है ना। और संगठित क्षेत्र यानी ये जो होते हैं गवर्नमेंट की देखरेख में होते हैं, तो इसलिए इनको औपचारिक या संगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनके लिए बहुत सारे नियम और कायदे बनाए गए हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक औपचारिक श्रमिक कहलाते हैं क्योंकि इन श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं, साथ ही अच्छा और नियमित वेतन मिलता है। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है? इनको औपचारिक श्रमिक कहा जाता है कि भाई इनको काम मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, इनको क्या मिलते हैं? सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है और साथ ही क्या मिलता है? एक नियमित वेतन मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि ये संगठित क्षेत्र है और ये सारे जो क्षेत्र हैं वो गवर्नमेंट की देखरेख में रहते हैं, तो इसलिए इनको जो भी ये सुविधाएं हैं वो देनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी आती हैं? भविष्य निधि हो गया, ठीक है ना, ग्रेजुटी हो गया, पेंशन हो गया, सुविधाएं हो गई। ठीक है, तो भविष्य निधि क्या होती है? यानी भविष्य में जैसे जैसे खर्चा बढ़ता है वैसे वैसे गवर्नमेंट क्या होती है नई नई बदलाव करती रहती है। ग्रेजुटी जो होता है कहीं पे काफी दिनों तक अगर कोई काम कर रहा है तो उनको हर साल में ग्रेजुटी दी जाती है उस संस्थान के द्वारा। ठीक है, पेंशन जो होता है रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। तो इन सब चीजों की सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं अगर वो कहाँ काम कर रहे हैं? औपचारिक क्षेत्र या कह सकें संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो सरकार उन्हें श्रम कानूनों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हमने देखा तो इनके लिए क्या बनाए गए हैं? श्रम कानून बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनकी सुरक्षा करती है इन कानूनों के माध्यम से। और ये श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर इनको लग रहा है भाई संगठित क्षेत्र के जो होते हैं वो ट्रेड यूनियन होगा, अगर इनको लगता है भाई कि गवर्नमेंट क्या नाम है जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो संगठन इनको ढंग से वेतन या इनकी जो भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो ये अपनी यूनियन बनाकर भी ये मुद्दा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा जाता है औपचारिक या संगठित क्षेत्र क्योंकि इनको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं। वहीं हम अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं तो अनौपचारिक क्षेत्र में वे सभी निजी उद्यम आते हैं जो 10 से कम श्रमिकों को काम पर रखते हैं। तो ये वो क्षेत्र जहां पे 10 से कम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे उद्यमों में काम करने वाले श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसान हो गए, कृषि मजदूर हो गए, छोटे उद्योग मालिक हो गए आदि। तो ये जो होते हैं किसमें आते हैं? ये सब अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये सभी गैर कृषि मजदूर एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, तो नियोक्ता मतलब अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं, अलग अलग संगठन के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, परमानेंट कहीं पे काम नहीं कर रहे होते हैं। भारत में 96 से अधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अगर देखा जाए तो 96% लोग हैं जो रोजगार हैं वो यहीं मिल रहे हैं। इन्हें सरकार से कोई सुरक्षा या विनिमय नहीं मिलता है। ऐसे श्रमिकों को बिना किसी मुआवजे के बर्खास्त किए जाने का भी जोखिम होता है, यानी इनके लिए कोई सुरक्षा या कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। इनको जब मर्जी काम पे रखा जा सकता है, जब मर्जी निकाला जा सकता है। इस क्षेत्र के श्रमिक झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और अवैध रूप से निर्जन भवन, अयुक्त भूमि यानी झुग्गी झोपड़ियों में, यानी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर ये लोग अपना जीवन यापन चलाने के लिए एक अच्छा जगह या अच्छा घर नहीं ले सकते, इसलिए इनको जहां जगह मिलती है वहां पर ये क्या कर लेते हैं? झुग्गी झोपड़ियां बसा लेते हैं। ठीक है, अवैध रूप से यानी अवैध रूप से ही कब्जा किया जाता है। सरकारी कोई भी जमीन होगी वहां पे ये लोग क्या करते हैं? अपना टेंट वगैरह लगा के रहने लग जाते हैं। ठीक है, निर्जन भवन यानी इनका भवन जो इनके घर वगैरह होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं, बस ये रहे होते हैं किसी तरह, आसपास कूड़ा करकट, ठीक है ना, पानी निकासी की समस्या है। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं, ठीक है ना, ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं? ये किसी एक क्षेत्र पर कब्जा करके रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थिति जो होती है वो काफी खराब होती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। अब हम देखा जाए कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं भारत के अंदर। अगर देखा जाए तो मिलियंस में देखते हैं ये जो डाटा है। ठीक है, तो 2009 से 2012 में अगर देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या जो औपचारिक क्षेत्र में है और अनौपचारिक क्षेत्र में है, तो पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए तो 24 मिलियन जो है वो किस में है हमारी? अगर देखा जाए तो देखने को मिलता है हमारी जो है वो
औपचारिक क्षेत्र में देखने को मिलती है पुरुषों की संख्या। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो हैं वो कितनी है, वो 6 मिलियन, सॉरी ये 24 मिलियन और ये 6 मिलियन जो है वो महिलाएं जो है वो किस में काम कर रही हैं, औपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। वहीं अगर हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें और यहां पुरुषों की जनसंख्या देखी जाए, देखिए 96% क्यों कहा जा रहा था, 310 मिलियन जो लोग जो पुरुष हैं वो कहां पर काम कर रहे हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहीं अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की बात करी जाए तो ये भी 133 यानी 133 मिलियन लोग जो हैं वो आपको दिखाई देंगे अनौपचारिक क्षेत्र में, यानी महिलाएं जो हैं वो दिखेंगी आपको अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हुए। यानी औपचारिक क्षेत्र की अगर हम जनसंख्या देखें तो कितनी कम है, 30 मिलियन सिर्फ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको कहां देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलती है अनौपचारिक क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो है औपचारिक क्षेत्र अगर देखा जाए तो नाम मात्र का है, ज्यादातर जो जनसंख्या है वो कहाँ लगी हुई है, वो अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार कर रही है, रोजगार ले रही है। अब समझते हैं बेरोजगारी। ठीक है, तो हमने अभी तक समझा रोजगार किस तरह से मिलता है, क्या रोजगार के प्रकार होते हैं, कौन कौन से रोजगार के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन रोजगार जो है वो सबको तो मिलता नहीं है, तो जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता उनको क्या कहा जाता है, बेरोजगार ही तो कहा जाएगा। तो एनएसओ के अनुसार, यानी एक संगठन है, उस संगठन के अनुसार अगर देखें, बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम की कमी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बेरोजगारी कब है, जब काम की कमी, यानी लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम की कमी है, लेकिन वे काम और पारिश्रमिक की मौजूदा स्थिति पाने के लिए विभिन्न तरीकों से कोशिश कर रहे होते हैं। यानी उनको काम नहीं मिलता लेकिन वो काम की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, रोजगार कार्यालय जाते हैं कि भाई हमें काम मिल जाए, बिचौलियों से बोलते हैं कि भाई नौकरी दिलवा दो, दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से काम की तलाश में रहते हैं, कहते हैं भाई हमें नौकरी दिला दो, कहीं काम दिला दो। संभावित नियोक्ताओं को आवेदन देकर काम पाने की उपलब्धता व्यक्त करते हैं, यानी कहीं पर अगर वैकेंसी निकली है तो वहां के मालिक को क्या करते हैं, वो लोग अपना रिज्यूमे ये सब चीजें देते हैं, भाई बताते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो क्या काम की तलाश में रहते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए जिन लोगों के पास काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, वो लोग क्या है, वो बेरोजगार हैं। तो साधारण शब्दों में बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें लोग मौजूदा मजदूरी दर पर, यानी कुछ जो मजदूरी दर उस टाइम है, काम करने के लिए इच्छुक है, यानी वो काम करना चाहते हैं और सक्षम भी हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। ठीक है, यानी वो लोग काम उस मजदूरी दर पर काम भी करना चाहते हैं, सक्षम भी हैं लेकिन उन्हें काम मिल ही नहीं रहा है। बेरोजगारी अकुशल श्रमिकों में ही नहीं बल्कि कुशल श्रमिकों में भी बेरोजगार व्यक्ति वह है जो आधे दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पा सके। तो अगर देखा जाए तो भाई बेरोजगारी जो है वो अकुशल श्रमिकों में ही नहीं है बल्कि कुशल श्रमिकों में भी जो है वो बेरोजगारी देखने को मिलती है। और यहां तक तो बेरोजगारी वह है भाई जिसे आधे दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिल रहा, यानी अगर आधे दिन में उसे 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिल रहा तो वो भी क्या बेचारा बेरोजगार ही है, क्योंकि उसे काम ही नहीं मिल रहा, ना के बराबर काम है। भारत में बेरोजगारी आंकड़े के 3 स्रोत हैं। अब समझे कि भाई भारत में बेरोजगारी का पता कैसे लगाया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी का पता लगाने के 3 हमारे पास आंकड़े के जो साधन है। पहला है भारत की जनगणना की रिपोर्ट। तो इसमें लोगों के आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र होती है। यानी जब जनगणना की जाती है तो उस टाइम में जो भी लोग जाते हैं जनगणना करने के लिए तो उनकी आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ क्या कर लेते हैं, ये जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है तो उसके बाद लोगों की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानने के साथ साथ क्या कर लेते हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं वो भी पता लग जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, तो ये नमूना सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और रोजगार और बेरोजगारी की वार्षिक अनुमान देते हैं। ठीक है, तो ये साल में एक बार क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई कितने लोगों को काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये नमूने इकट्ठा करके उस पर बेरोजगारी की दर को बताते हैं। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय DGET, यह भारत में रोजगार की संरचना, यानी भारत में रोजगार कितना है, व्यावसायिक संरचना यानी कितना व्यवसाय हो रहा है और कितने कर्मचारी जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो इनकी शैक्षिक प्रोफाइल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये तीनों संगठन जो इनका काम यही है कि देश के अंदर कितने लोगों को काम मिल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, तो ये जो तीनों संगठन है वो क्या करते हैं, हमें जानकारी देते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रकार, तो भारत में अगर बेरोजगारी के प्रकार देखें तो भारत में पहली जो बेरोजगारी का प्रकार है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है।
दूसरी जो है वो मौसमी बेरोजगारी होती है भारत के अंदर, और तीसरी जो होती है वो होती है खुली बेरोजगारी। तो भारत के अंदर 3 प्रकार की बेरोजगारी हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या जिसे छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यकता से अधिक होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, यानी इसमें इतने लोगों काम कर जितने लोगों की जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें काम कर रहे होते हैं। ये भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से दिखती है। तो ये भारत में जो है वो कृषि क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की मुख्य समस्या यह है कि सभी लोग रोजगार में लगे हुए प्रतीत होते हैं, यानी इसमें क्या लगता है कि भाई सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त कार्यबल का योगदान शून्य होता है। लेकिन जो अतिरिक्त लोग जो काम कर रहे हैं तो उनका योगदान शून्य के बराबर, यानी अगर एक खेत है, एक खेत में 3 लोग काम कर सकते हैं और 3 लोगों का ही काम है, एक चौथा बंदा जो है उसके अंदर बेफालतू में लगा हुआ काम कर रहा है, तो उसका योगदान क्या है, शून्य के बराबर ही तो माना जाएगा। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब कुछ खास मौसमों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे मौसम आते हैं जब लोगों के पास काम नहीं होता। कृषि में काम मौसमी होता है, यह साल भर नहीं होता। फसल की बुआई, सिंचाई और कटाई के समय ही काम होता है, यानी जब जो किसान है जब कृषि कर रहा होता है तो ये 3 चीजें जो होती हैं जब उसमें सबसे ज्यादा श्रम बल की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद जब काम नहीं होता है तो लोग शहरी इलाकों में जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, यानी 2-3 महीने का गैप अगर आ जाता है कृषि के अंदर, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्रों में जाकर सोचते हैं भाई कुछ काम कर लिया जाए जिससे क्या हो जाए, रोजगार हो जाए। जब बारिश शुरू होती है तो लोग फिर से अपने गांव लौटकर खेती में काम करने लगते हैं, और यह अवधि राज्यों में अलग अलग होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब बारिश वगैरह आ जाती है फिर उसके बाद अनाज को फिर से जो फसल होती है उसको फिर से श्रम की जरूरत होती है, तो लोग वापस लौट कर आते हैं। ठीक है ना, और फिर काम करने लग जाते हैं, यानी जो उन्होंने 1-2 महीने का काम किया तो वो क्या होता है एक मौसम के हिसाब से, यानी जब उनको उनके खेतों में काम नहीं था तब वो मौसम के हिसाब से कहीं और आके काम कर लेते थे। तो अलग अलग होती है, जो खेतों के तरीकों, मिट्टी की स्थिति, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और संख्या आदि पर निर्भर करती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग राज्यों में जो मौसमी बेरोजगारी अलग हो सकती है कि किस तरह कहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग जगह पर हमें जो मौसमी बेरोजगारी है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है। खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी तब होती है जब लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो खुली बेरोजगारी क्या है, यानी लोग काम करना चाहते हैं और उस मजदूरी दर पे काम भी उनको जरूरत है लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, तो इसलिए खुली बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि इससे बेरोजगारी लोगों की संख्या के आधार पर देखा और गिना जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को देख सकते हैं जिनके पास काम नहीं है और वो काम की तलाश में, तो खुला होता है इसलिए उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। खुली बेरोजगारी के मामले में श्रमिक पूरी तरह से बेकार रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। तो क्या होता है भाई, इनके पास काम की तलाश है इनके पास, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने समय की बर्बादी ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भारत में अगर बेरोजगारी देखी जाए तो 3 तरह की बेरोजगारी देखी जाती है। भारत में बेरोजगारी के कारण, अब समझते हैं कि किस कारण से भारत में इतनी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले धीमी आर्थिक विकास। ठीक है, तो पहला कारण भारत में जो बेरोजगारी का है ये है कि भारत की विकास दर अक्सर अपेक्षित दर से कम रहती है। रोजगार के अवसर बढ़ती जनसंख्या के साथ मेल नहीं खाते, यानी हमारी आर्थिक विकास दर काफी कम है, यानी हमारा जितनी हमारी जनसंख्या है उसके आधार पर हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रोजगार नहीं मिल पाता है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या की तेज वृद्धि से रोजगार के मौके पर्याप्त नहीं हो पाते, यानी हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जितनी हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं होती उससे ज्यादा दर तो हमारी क्या होती है, जनसंख्या की होती है। तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना काम क्या होगा, लोगों को कम मिलेगा, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अविकसित कृषि, कृषि में पुराने तरीके और भूमि पर अधिक दबाव के कारण ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ती है। तो हमारे यहाँ कृषि पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता, आज भी लोग पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ठीक है, छोटे किसान हैं, उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इस वजह से भी जो है हमारे यहाँ जो है ये लोग जो होते हैं यहाँ पे अच्छा मतलब उत्पादन नहीं हो पाता है, तो इसलिए जो लोग होते हैं वो ग्रामीण तौर पर बेरोजगार देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी कृषि अच्छी नहीं हो रही होती, तो वो लोग उस कृषि पर कितना भी कर ले उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा होता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में खामियों के कारण बहुत से युवा
उच्च डिग्री के बावजूद सही काम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, साक्षरता दर को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो शिक्षा किस काम की है जो नौकरी ना दिला पाए। तो इस तरह से हमारे यहाँ अगर देखने को मिलता है कि भाई शिक्षित युवा जो है बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिग्री है, जो उनकी शिक्षा है, वो रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। तो ये भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि उनको स्किल नहीं सिखाई जाती है। धीमा और औद्योगिक विकास, पूंजी और आधुनिक तकनीक की कमी से उद्योगों का विकास धीमा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए। तो हमारे यहाँ जो है औद्योगिक विकास काफी धीमा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी, हमारे देश में पूंजी की कमी है और आधुनिक तकनीक उस दर्जे की नहीं है जो विकास को और आगे ले जाए। तो इस वजह से भी हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी काफी देखने को मिलती है। कुटीर और लघु उद्योगों का पतन, पारंपरिक उद्योगों में गिरावट और नए कुशल उद्योगों के आने से बेरोजगारी बढ़ी है। तो हम क्या देखने को मिल रहा है हमें भाई कि जो हमारे पहले कुटीर और लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो पुरानी कुटीर और लघु उद्योग है, जो तकनीकें हैं, वो खत्म हो रही हैं, और जिसकी वजह से उस क्षेत्र में भी काफी लोग जो है वो बेरोजगार दिख रहे हैं। दोषपूर्ण योजनाएं ग्रामीण शहरी पलायन को रोकने, श्रम गहन तकनीकों को अपनाने, रोजगार सृजन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने में असफल रही हैं। यानी हमारे यहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में जाते हैं रोजगार की तलाश में, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई गई है जिसके चलते हम क्या कर सकें, अपने क्षेत्रों में ही रोजगार प्राप्त कर सके। तो इसलिए इनकी विफलता के कारण भी जो है वो बेरोजगारी काफी देखने को मिलती है। अपर्याप्त रोजगार नियोजन, रोजगार सृजन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती, कानूनी प्रावधानों की कमी रह जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो अपर्याप्त जो होता है रोजगार नियोजन करती हैं। बहुत सारी ऐसी कानूनी अड़चन है जिसकी वजह से भी लोग जो है वो अपना काम नहीं कर पाते हैं और रोजगार सृजन नहीं कर पाते। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। कम पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण की कम दर से कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ है, जिससे रोजगार सृजन पर असर पड़ा है। यानी हमारे यहाँ क्या है कि पूंजी निर्माण कम हो पा रहा है, ठीक है ना। पूंजी निर्माण का मतलब है हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको इस तरह से नहीं बनाया जा रहा है कि वो भाई स्वयं क्या कर सकें, अपने लिए श्रम का उपयोग कर सकें या अपने लिए खुद नौकरी ढूंढ सकें या आय का साधन खुद बन सके। तो हमारे यहाँ जो है मानव पूंजी निर्माण जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे लोग स्वयं रोजगार को तलाश सकें। तो ये भी एक समस्या है जिसकी वजह से हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो है वो काफी प्रभावित हुए हैं। पूंजी वगैरह भी नहीं मिल पाती है और वो लोग रोजगार सृजन में भी क्या होते हैं, काफी पीछे रह जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हमारे यहाँ लोगों को बेरोजगार रखती हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय, अब किस तरह से हम भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी जीडीपी की वृद्धि दर 8 से 9% तक बढ़नी चाहिए हर साल, इससे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर हमारी जो रोजगार वृद्धि दर है वो 7 से 8%, यानी सकल घरेलू उत्पाद 8 से 9% तक अगर सालाना दर से बढ़ते रहे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या की वृद्धि को धीमा करने के लिए प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीतियां अपनानी चाहिए। यानी हमारे यहाँ जनसंख्या को कंट्रोल करने की कुछ ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा, नई नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, काम कम है लेकिन लोग ज्यादा हैं। तो जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो अपने आप क्या होगा, वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रम उत्पादकता में सुधार होगा। यानी अगर हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाए, अगर कृषकों को अच्छी पैसे मिल जाए, उनकी अच्छी आमदनी हो जाए, ठीक है, या उनको अच्छे ऋण दे दिए जाएं, तो वो क्या कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, आधुनिक बदलाव कर सकते हैं, नई किस्म की फसलों को उगा सकते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे भी क्या किया जा सकता है, रोजगार का सृजन किया जा सकता है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी जो बड़े उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीक, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इससे ये उद्योग बेहतर काम कर सकेंगे और अधिक रोजगार पैदा कर सकेंगे। यानी हमारे यहाँ जो लघु उद्योग हैं, ठीक है ना, उनको क्या दिया जाए, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको जमीनें दी जाए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बेसिक सुविधाएं दी जाएं, सड़क वगैरह हो गई, बिजली वगैरह हो गया, ऐसी, और बहुत सारे उनको ऋण उपलब्ध करवाए जाएं, ठीक है ना। ऐसी नीतियां बनाई जाए ताकि उनको प्रोत्साहन मिले और वो नई नई कंपनियों को लगा सके। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये लोग क्या करेंगे, अधिक रोजगार को क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट पे को इस पे ध्यान देना चाहिए।
बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसा हमने देखा स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गई, सड़क हो गई, ये बुनियादी चीजें अगर इनमें सुधार हो जाएगा, ठीक है ना, तो लघु उद्योगों के साथ क्या है, लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होगा, फायदा होगा, और इससे कृषि और उद्योगों की उत्पादकता बढ़ेगी, ठीक है ना, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये बुनियादी चीजें मिल जाएंगी तो क्या होगा, कृषि को भी फायदा होगा इससे, और औद्योगिक क्षेत्र को भी फायदा होगा। अगर दोनों क्षेत्रों को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेष रोजगार कार्यक्रम, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाने चाहिए, यानी मजदूरी या स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाले विशेष कार्यक्रम, यानी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी नीतियां चलानी चाहिए जिससे क्या हो सके कि लोगों को बताया जा सके कि भाई अगर उनके पास रोजगार नहीं है तो किस तरह से स्वरोजगार सृजित कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नीतियां अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को। रोजगार कार्यालयों में सुधार, तो रोजगार कार्यालयों को बेहतर तरीके से चलाना चाहिए ताकि नौकरी चाहने वालों को सही मार्गदर्शन मिले, यानी जो रोजगार कार्यालय हैं उसमें नौकरी के अवसर किस तरह से मिलेंगे और किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी नीतियों को अच्छे से बताने वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो लोगों को जागरूक कर सके भविष्य में नौकरी पाने के लिए। स्वरोजगार के अवसर, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, यानी अगर भाई किसी को स्वरोजगार करना है तो ये क्या करना चाहिए उनको, भाई वित्तीय सहायता, यानी उनको ऋण वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वो स्टार्टअप शुरू कर सके। कौशल प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें तकनीकी ज्ञान देना चाहिए कि भाई कि किस तरह से आप और क्षेत्रों में अच्छे से काम करके रोजगार उत्पन्न कर सकते हो। विपणन जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, ठीक है ना, विपणन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर क्या किया जा सके, लोगों को पहुंचाया जा सके, यानी सामान का खरीदना, बेचना, बनाना, ये सब जो चीजें होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाए जिससे उनको क्या मिले, सुविधाएं मिले और वो रोजगार सृजित कर सके। शैक्षिक प्रणाली और कौशल विकास, तो भारत के अंदर क्या करना चाहिए भाई, ये सबसे बड़ी चीज है, एक शैक्षिक और कौशल, यानी अच्छा शिक्षण देना चाहिए और साथ में कौशल का शिक्षण देना, नई तकनीकों को सिखाया जाना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक और कार्योन्मुखी बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो आप शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा का क्या होना चाहिए, व्यावसायिक महत्व होना चाहिए, यानी आप क्या कर सकें उससे, क्या कर आय सृजन कर सकें, यानी उसका कुछ मकसद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ भी पढ़ लिया और वो हमारे आगे किसी काम में नहीं आ रहा है। कौशल विकास से के लिए विशेष प्रशिक्षण और योजनाएं शुरू करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए भाई कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जहां पर इन सब चीजों का प्रशिक्षण दिया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारी ऐसी नीतियां बनाई भी गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनानी चाहिए, ठीक है ना, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर, ठीक है ना, और एक राष्ट्रीय स्तर पर इन सब चीजों का निर्माण करना चाहिए ताकि हर किसी तक इस चीज को पहुंचाया जा सके, इस शिक्षा को पहुंचाया जा सके कि भाई किस तरह से वो खुद अपने लिए रोजगार सृजित कर पाए। सरकारी नीतियां और रोजगार सृजन, तो गवर्नमेंट ने सरकारी नीतियां कुछ बनाई हैं रोजगार के लिए, जैसे सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं जिनमें लोगों को न्यूनतम सुरक्षा और नौकरी की संतुष्टि मिल सके। इनमें से एक प्रमुख पहल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जहां पर बेरोजगारी दर ज्यादा है वहां पे लोगों को किसी तरह रोजगार दिया जा सके। तो एक ऐसी ही पहल है मनरेगा। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुरक्षित किया जा सके, यानी कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है कम से कम उनको कुछ ऐसे दिन रोजगार दे दिया जा सके जिससे वो अपनी कुछ जरूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को, सुरक्षा को बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक साल में 100 दिन वेतन रोजगार दिया जाता है अगर उनके वयस्क सदस्य कुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अगर किसी घर के अंदर कोई वयस्क जो है वो काम करना चाहता है, उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इस नीति के तहत उसे 100 दिन का रोजगार मिलता है। और अगर उसे 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता तो गवर्नमेंट उसके बदले उसे 100 दिन के पैसे देती ही देती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी अच्छी नीति है जो रोजगार का काफी अच्छे से सृजन कर रही है और बहुत सारे ग्रामीण स्तर में लोगों को रोजगार दे रही है। सरकारी रोजगार सृजन के दो प्रमुख तरीके, तो कौन से दो प्रमुख तरीके हैं जिनसे सरकार और सृजन कर सकती है इन सब चीजों को, या कर रही है गवर्नमेंट कुछ हद तक। प्रत्यक्ष रोजगार, सरकार विभिन्न विभागों में लोगों को सीधे रोजगार देती है। इसके अलावा उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियां भी चलाती हैं जो श्रमिकों को सीधे रोजगार प्रदान करती है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, रोजगार के अवसर दे सकती है, यानी जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं तो उनके द्वारा भी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी नौकरियों का सृजन करती है जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आते हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष रोजगार, एंड गवर्नमेंट क्या होती है, डायरेक्ट, यानी खुद से क्या करती है गवर्नमेंट, रोजगार दे रही होती है, ठीक है। एक और होता है तरीका अप्रत्यक्ष रोजगार, यानी कुछ नीतियां बनाकर गवर्नमेंट खुद ना देकर किसी के थ्रू जो है वो नौकरियों का प्रावधान करवाती है। जैसे सरकारी उद्यमों द्वारा माल और सेवाओं के उत्पादन, यानी गवर्नमेंट क्या करे, सरकारी ऐसे काम निकाले जिससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिल सके। वृद्धि से निजी उद्योगों को भी कच्चा माल मिलना आसान हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसी बड़ी
कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दे, जिससे लोकल लेवल के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो गवर्नमेंट को वो सामान देंगे तो उससे उनको भी रोजगार मिलेगा। इससे निजी उद्यम भी अधिक उत्पादन करने लगते हैं और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इससे अप्रत्यक्ष रोजगार कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है और वो कुछ ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाती है जिससे गवर्नमेंट कुछ खर्चा उठाकर और लोगों को रोजगार जो है वो सृजित कर देती है, तो उसे अप्रत्यक्ष रोजगार कहा जाता है। यानी वो डायरेक्ट नहीं देती, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए रोजगार सृजित करती है। ठीक है ना। और प्रत्यक्ष रोजगार में गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर बहुत सारे क्षेत्रों में रोजगार देती है। ठीक है ना। चाहे वो सरकारी संस्थान हो गए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो गए। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि देश के अंदर जो रोजगार की क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना, और बेरोजगारी किस हद तक है, और किस तरह से हम क्षेत्रों को अलग अलग, जो हमारे यहाँ रोजगार के क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, रोजगार सृजन कार्यक्रम कैसे बनाने चाहिए। तो सरकार ने कई रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किए हैं जिनका उद्देश्य लोगों को रोजगार और अन्य सेवाएं प्रदान करना है। प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नीतियां बनाकर रोजगार सृजन के अवसर दिए हैं। ऐसी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये भी गवर्नमेंट की देन थी। ठीक है। और ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये कुछ ऐसी नीतियां जिसके द्वारा लोगों को रोजगार दिए जाते हैं गवर्नमेंट की नीतियों के द्वारा। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, मानव पूंजी निर्माण के अंदर, तो उसमें आप जाके डीपली भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से रोजगार का क्षेत्र आगे बढ़ा है, या कौन सी कमियां हैं उसके अंदर, भागीता दर कितनी है, श्रम बल कितना है, लोग विकास कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसके लिए काम क्या किया है, बेरोजगारी की समस्याएं क्या हैं, और किस तरह से हम बेरोजगारी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये सारा इस चैप्टर में पूरा हमने अच्छे से समझा। अब समझते हैं कि इन कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या हैं। तो रोजगार सृजन लोगों को काम और आय प्रदान करना है। तो इन कार्यक्रमों से क्या होता है, अगर ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोगों का काम और आय प्रदान किस तरह से किया जाए। दूसरा, सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है। तो जो भी हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियां बनाई है, और नीतियों के तहत गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट तो यही चाहती है ना कि भाई अच्छे काम करके लोगों को अच्छा रोजगार सृजन किया जा सके, अच्छी सेवाएं दी जा सके, संपत्ति का विकास, आय और रोजगार के सृजन के लिए संपत्तियां खरीदने में सहायता, सामुदायिक संपत्ति का विकास, घरों और स्वच्छता के निर्माण में मदद करना। तो इस तरह से, यानी जो भी कार्यक्रम या नीतियां बनाई जाती हैं उनका मेन यही उद्देश्य होता है कि किस तरह से रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके और लोगों की जरूरतों को पूरा करा जा सके। ठीक है ना। चाहे वो रोजगार सृजन से संबंधित हो, सेवाओं से संबंधित हो, संपत्ति और विकास से संबंधित हो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि देश के अंदर जो है वो रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।